हेलो बच्चों। बच्चों, आज हम केमिस्ट्री के दो लेजेंडरी लॉज के बारे में पढ़ेंगे, जिनको हम लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के नाम से जानते हैं। क्या है वो दो लॉज? पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और दूसरा लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। बच्चों, ये जो दो लॉज होते हैं, ये केमिस्ट्री के ट्रैफिक रूल के जैसा होते हैं। इनके बिना, इन दो रूल्स के बिना केमिकल रिएक्शन का पूरा सिस्टम ही क्रैश हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला लॉ, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सबसे पहले एक सवाल, अगर मम्मी ने किचन में चार रोटी बनाए और तुम चार रोटी खा जाओ, तो कितने रोटी बचेंगे? तुम्हारा जवाब आएगा जीरो। तो रोटी कहाँ गए? रोटी तो कहीं डिसअपियर नहीं हुए, कहीं गायब नहीं हुए। चार रोटी कहाँ गए? तुम्हारे पेट में ट्रांसफर हो गए। पेट के अंदर है चार रोटी। तो रोटी का जो मास है, वो कहीं गायब हुआ का? गायब नहीं हुआ। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये बोलता है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी destroyed इन ए केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन में मास क्रिएट नहीं होता और डिस्ट्रॉय भी नहीं होता। और ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने दिया था? लावोइसियर ने दिया था। एंटोइन लॉरेंट लावोइसियर। बच्चों, ये जो एंटोइन लावोइसियर है, ही इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। इनको मॉडर्न केमिस्ट्री का फादर माना जाता है। एंड he proposed, Antoine Lavoisier proposed the law of conservation of mass, and this law applies to every chemical reaction। हर chemical reaction के लिए ये law apply होता है। And Lavoisier continued to study this and proposed that in every operation an equal quantity of matter exists both before and after the operation। ऑपरेशन मतलब हम एक केमिकल रिएक्शन ले सकते हैं। तो ये लावोइसियर ने बोला कि बिफोर रिएक्शन और आफ्टर रिएक्शन इक्वल क्वांटिटी ऑफ मैटर एग्जिस्ट करेगा। तो बच्चों, चलिए एक एग्जांपल लेके समझते हैं। सपोज एक केमिकल रिएक्शन है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स राइज टू वाटर। 2H2 प्लस O2 गिव्स राइज टू 2H2O। यहाँ पे अगर हम रिएक्टेंट दोनों का मास कैलकुलेट करेंगे और फिर प्रोडक्ट का मास कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे मास इक्वल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे रिएक्टेंट क्या क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन का मास है 4 ग्राम और ऑक्सीजन का मास है 32 ग्राम। हाइड्रोजन का मास 4 ग्राम कैसे हुआ? क्योंकि यहाँ पे 2H2 है, मतलब 2 × 2 दैट इज इक्वल टू 4। 4 हाइड्रोजन है। 4 हाइड्रोजन मतलब एक हाइड्रोजन का मास 1, तो 4 हाइड्रोजन का मास 4 ग्राम। वैसे ही ऑक्सीजन O2 है, मतलब दो ऑक्सीजन आटम है। एक एक ऑक्सीजन आटम का मास है 8, तो दो ऑक्सीजन सॉरी एक ऑक्सीजन आटम का मास होता है 16। एटॉमिक नंबर होता है 8, एटॉमिक मास होता है 16। तो दो ऑक्सीजन है, तो 2 × 16 32 ग्राम। तो हाइड्रोजन का मास हो गया 4 ग्राम, ऑक्सीजन का मास हो गया 32 ग्राम। तो टोटल रिएक्टेंट अगर हम कैलकुलेट करेंगे, 32 + 4 ग्राम, वो आएगा 36 ग्राम। तो जो रिएक्टेंट का टोटल मास आएगा, हाइड्रोजन का टोटल मास और ऑक्सीजन का टोटल मास 4 ग्राम प्लस 32 ग्राम, 32 ग्राम दैट इज इक्वल टू 36 ग्राम आ गया। अब प्रोडक्ट का मास कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट है 2H2O, दो वाटर के मॉलिक्यूल है। तो एक वाटर का मॉलिक्यूल कैलकुलेट करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक वाटर का मास कितना होगा? एक वाटर में दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन होता है। तो दो हाइड्रोजन का मास है 2 ग्राम और एक ऑक्सीजन का मास है 16 ग्राम। तो 16 + 2 18 ग्राम। यहाँ पे दो वाटर मॉलिक्यूल है। एक वाटर मॉलिक्यूल का मास है
18 ग्राम, तो 2 वाटर मोलिकुलर का मास कितना होगा? 18 गुना 2 36 ग्राम, 36 ग्राम। तो देखो प्रोडक्ट का मास भी 36 आ गया, रिएक्टेंट का मास भी 36 आ गया, मतलब मास इज कंजर्व्ड। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये बोलता है कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स इन ए केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन में जितने रिएक्टेंट्स के मास होंगे उतने ही प्रोडक्ट्स के मास होंगे। देखो तुम्हारे बुक में एक दो एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं। देखो पहला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 9.1, यह है इन ए ग्रुप एक्टिविटी स्टूडेंट्स प्लेस 4.0 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट with 2.92 ग्राम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन ए क्लोज कंटेनर। एक क्लोज कंटेनर, बच्चों क्लोज कंटेनर में क्यों रिएक्शन करेंगे? इसका रीजन है, अगर रिएक्शन में कोई एक गैस निकला और हम ओपन कंटेनर में रिएक्शन कर रहे हैं तो गैस उड़ जाएगा। गैस उड़ जाएगा तो क्या होगा? उसका मास, तो अगर गैस उड़ जाएगा तो रिएक्शन का मास जितना होना चाहिए उतना नहीं होगा, इसीलिए क्लोज कंटेनर में रिएक्शन करते हैं। तो ये एग्जाम्पल 9.1 में क्या बोला? बच्चों ने क्या किया? 4 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट के साथ 2.92 ग्राम हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाया क्लोज कंटेनर में, और फिर रिएक्शन हुआ। रिएक्शन के बाद आफ्टर द रिएक्शन इज ओवर they measured 1.76 gram of carbon dioxide, 0.72 gram of water and 4.44 gram of calcium chloride। रिएक्शन के बाद क्या क्या निकला? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकला। देखो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकला, अगर क्लोज कंटेनर नहीं होता, ओपन कंटेनर होता तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उड़ जाता, इसीलिए क्लोज कंटेनर में रिएक्शन करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस 1.76 निकला, वाटर 0.72 ग्राम निकला और कैल्शियम क्लोराइड 4.44 ग्राम निकला। वेरीफाई वेदर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज ओबेड और नॉट। तो ये रिएक्शन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ओबे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये हमको वेरीफाई करना है। तो बच्चों ये रिएक्शन पता चल गया। यहाँ पे रिएक्टेंट क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड CaCO3 उसके साथ HCl। और प्रोडक्ट क्या क्या है? प्रोडक्ट है कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। देख लो ये है, दिस इज द रिएक्शन CaCO3, दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑफ द reaction CaCO3 plus 2HCl gives rise to CaCl2 plus H2O plus CO2। तो हमको यहाँ क्या करना है? जितना यहाँ पे रिएक्टेंट का मास भी गिवन है, प्रोडक्ट का मास भी गिवन है, तो हमको सिंपल ऐड करना है। प्रोडक्ट का तीनों का मास दिया हुआ है तो तीनों को हम ऐड कर देना है, टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट निकल जाएगा। और रिएक्टेंट दोनों का मास दिया हुआ है, कितने ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लिया, कितने ग्राम HCl के साथ मिलाया, तो दोनों दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो हमें क्या करना है? उन दोनों को ऐड कर देना है, तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है 4 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट और 2.92 ग्राम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये दो रिएक्टेंट का मास दिया हुआ है। तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट कितना आएगा? 4 ग्राम प्लस 2.92 ग्राम, दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 6.92 ग्राम। तो रिएक्टेंट का मास आ गया 6.92 ग्राम। अब देखते हैं प्रोडक्ट का मास। रिएक्शन खत्म होने के बाद प्रोडक्ट क्या क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और कैल्शियम क्लोराइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मास दिया हुआ है 1.76 ग्राम, वाटर दिया हुआ है 0.72 ग्राम और कैल्शियम क्लोराइड दिया हुआ है 4.44 ग्राम। तो अगर तीनों को ऐड करते हैं टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट निकल जाएगा। सो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इक्वल टू 1.76 ग्राम प्लस 0.72 ग्राम प्लस 4.44 ग्राम। तो ये तीनों को अगर ऐड करेंगे तो मिलेगा 6.92 ग्राम। तो देखो रिएक्टेंट का मास भी निकला था 6.92 ग्राम, प्रोडक्ट का मास भी निकल गया 6.92 ग्राम। सो मास ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स, हेंस द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज ओबेड। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हो गया, ओबे हो गया। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं।
एग्जाम्पल 9.2, यहाँ पे दिया हुआ है इफ 12 ग्राम ऑफ कार्बन combines with 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन to form 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इक्वेशन भी दे दिया देखो, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स टू कार्बन डाइऑक्साइड, सी प्लस O2 गिव्स टू CO2। तो 12 ग्राम कार्बन 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है और 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो सवाल ये है कि अगर 2.4 ग्राम ऑफ कार्बन रिएक्ट्स कंप्लीटली विथ ऑक्सीजन, अगर 2.4 ग्राम ऑफ कार्बन कंप्लीटली ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करें तो कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, ये सवाल है। तो 12 ग्राम कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलके कितना ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड देता है, 44 ग्राम, 44 ग्राम। तो 1 ग्राम कार्बन कितना ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड देगा, दैट इज इक्वल टू 44/12। सिंपल यूनिटरी मेथड। अगर 1 ग्राम कार्बन दिया 44/12 ग्राम, तो 2.4 ग्राम कार्बन कितना देगा, 2.4 ग्राम कार्बन विल गिव 44/12 इंटू 2.4। तो इसको कैलकुलेशन करके आएगा 8.8 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। हेंस 8.8 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड विल बी प्रोड्यूस्ड। देखो ये भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यूज करके ही हुआ। हमने मान लिया, देखो यहाँ पे 12, अगर रिएक्टेंट का मास निकालेंगे इसमें 12 ग्राम कार्बन और 32 ग्राम ऑक्सीजन, 12 प्लस 32 कितना होगा 44। और प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 44, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 32, 44, दोनों में 44। मास ऑफ रिएक्टेंट 44, मास ऑफ प्रोडक्ट भी 44। तो ये भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ओबे करता था, इसीलिए तो मैं यूनिटरी मेथड यहाँ पे अप्लाई कर पाया। तो समझ में आ रहा है कैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास यूज करके हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। बच्चों एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है तुम्हारे बुक में, देख लेते हैं वो एक्सपेरिमेंट क्या दिया हुआ है। हमको क्या करना है, पहले तो बहुत ही आसान सा एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, फिजिकल चेंज वाला एक्सपेरिमेंट। फिजिकल चेंज भी ओबे करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास। देखो एक बिकर लिया, बिकर कंटेनिंग, ये डायग्राम देखो तुम्हारे बुक में दिया है, बिकर कंटेनिंग अनडिजॉल्व्ड सॉल्ट इन वाटर। एक बिकर लिया, उसमें सॉल्ट डाला, अनडिजॉल्व्ड मतलब डिजॉल्व नहीं किया, सिर्फ सॉल्ट डाला और उसको एक डिजिटल वेइंग बैलेंस में उसका वजन लिया, मापा। तो देखो यहाँ पे शो भी कर रहा है कितना वजन हुआ, वेट कितना हुआ वाटर एंड अनडिजॉल्व्ड सॉल्ट का, 55.010 ग्राम। फिर क्या किया, उसको स्टायरिंग करके डिजोल्व किया, सॉल्ट को डिजोल्व किया, और डिजोल्व करने के बाद फिर वापस डिजिटल बैलेंस में वे किया, फिर कितना वेट निकला 55.011। बहुत ही कम, मतलब कितना डिफरेंस है, 0.01 का डिफरेंस है जस्ट, नेग्लिजिबल। तो देखो अनडिजॉल्व्ड सॉल्ट और डिजॉल्व्ड सॉल्ट दोनों का जो मास आया, दोनों का जो वेट आया, लगभग सेम ही आया ना। तो ये भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो ये भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ओबे किया। चलिए और एक एक्सपेरिमेंट देते हैं, तुम्हारे बुक में दिया हुआ है। देखो यहाँ पे क्या किया, एक कोनिकल फ्लास्क लिया, कोनिकल फ्लास्क के अंदर लिया विनेगर, और एक बैलून लिया, बैलून के अंदर बेकिंग सोडा, खाने वाला जो सोडा होता है हम डालते हैं खाने में, बेकिंग सोडा। तो एक बैलून में बेकिंग सोडा, वो जो बेकिंग सोडा का पाउडर होता है वो पाउडर लिया और उसको बैलेंस के ऊपर रखा, उसके साथ कोनिकल फ्लास्क में विनेगर लेके उसको बैलेंस के ऊपर रखा। हमने ये सब रिएक्टेंट है ना हमारा, विनेगर और बेकिंग सोडा दोनों रिएक्टेंट है। तो सब पहले रिएक्टेंट का मास निकालेंगे, बीकर के साथ बैलून के साथ रख रहे हैं क्योंकि पता नहीं चलेगा ना, मास वेस्ट हो जाएगा। तो सबका एक बार में ही सबका वेट किया, तो कितना वेट निकला देखो 24.140
ग्राम। फिर अगले केस में क्या किया देखो, धीरे धीरे वो जो बैलून में बेकिंग सोडा था उसको धीरे धीरे हमने कोनिकल फ्लास्क के अंदर डाला। धीरे धीरे देखो मिला रहा है, धीरे धीरे बैलून से बेकिंग सोडा कोनिकल फ्लास्क के अंदर जिसमें विनेगर है उसमें डाल रहा है धीरे धीरे इनटू द कोनिकल फ्लास्क कंटेनिंग विनेगर। फिर डालने के बाद और बैलून वहीं रख दिया, डालने के बाद बैलून वहीं रख दिया बैलेंस के ऊपर। क्यों रखा? क्योंकि बैलून के जो वाल में अंदर कुछ ना कुछ तो लगा होगा ना, तो उसका मास कहाँ जाएगा, उसका मास भी तो लेना पड़ेगा ना, इसीलिए बैलून को वहीं रख दिया और वेट किया। देखो कितना आया, 21.238, 22.140 था, यहाँ पे 21.238 ग्राम है। ओके, अब देखते हैं अगले केस में क्या होता है। अगले केस में हम क्या करेंगे, अभी रिएक्शन तो शुरू हुआ है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है मास में, कुछ ग्राम का डिफरेंस है, 1 पॉइंट समथिंग ग्राम का डिफरेंस है। अगले केस में क्या करेंगे हम, रिएक्शन शुरू होगा तो कुछ गैस निकलेगा यहाँ पे। देखो जब विनेगर बेकिंग सोडा के साथ रिएक्शन करेगा, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा, उसके साथ और कुछ सब्सटेंस निकलेगा, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। तो अगर ओपन सिस्टम में रिएक्शन कर देंगे तो गैस उड़ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, फिर उसका मास जो होगा वो घट जाएगा रिएक्शन मिक्सचर से। इसीलिए हम क्या करेंगे, बैलून को बांध देंगे, थ्रेड में बैलून को बांध देंगे हम, वही कोनिकल फ्लास्क के ऊपर में, माउथ में, कोनिकल फ्लास्क की माउथ में बैलून को टाई अप कर देंगे और फिर वेट करेंगे रिएक्शन होने का। फिर रिएक्शन होगा और कौन सा गैस निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। देखो धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा है और वेट जितना था वो बढ़ना शुरू हुआ। देखो 20, यहाँ पे 21.238 था, देखो 22.512 हुआ। फिर देखो धीरे धीरे बैलून क्या हो रहा है, धीरे धीरे बैलून धीरे धीरे क्या हो रहा है, इन्फ्लेट हो रहा है धीरे धीरे। सबसे आसान तरीका क्या पता है, बैलून डायरेक्ट बैलून के अंदर बेकिंग सोडा पाउडर रखेंगे और डायरेक्ट बैलून को बांध देंगे और बैलून बांधने के बाद बैलून के अंदर से जो बेकिंग सोडा पाउडर है धीरे धीरे कोनिकल फ्लास्क के अंदर डालेंगे। ये सबसे आसान तरीका। यहाँ पे क्या होगा, कुछ भी वेस्ट नहीं जाएगा और रिएक्शन भी होगा धीरे धीरे और कार्बन डाइऑक्साइड गैस से बैलून इन्फ्लेट होगा। फिर उसका मास अगर हम कैलकुलेट करेंगे, फाइनल मास देखो क्या आ रहा है, 22.510 ग्राम वेट ऑफ द फाइनल रिएक्शन मिक्सर आया। रिएक्शन होने के बाद 22.510 ग्राम। पहले कितना आया था हम जब लिए थे, पहले देखो पहले आया था 22.140, पहले आया था 22.140, अब आया 22.510। पॉइंट के पॉइंट समथिंग डिफरेंस आ रहा है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है, तो ये भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ओबे कर रहा है। चलिए और एक एग्जांपल लेके देखते हैं। हमने दो कोनिकल फ्लास्क लिया, कोनिकल फ्लास्क ए, कोनिकल फ्लास्क बी। कोनिकल फ्लास्क ए में हम लोगों ने क्या लिया, सोडियम सल्फेट सोल्यूशन, और कोनिकल फ्लास्क बी में बैरियम क्लोराइड सोल्यूशन। और फिर दोनों का वेट किया, वेइंग बैलेंस में कितना निकला, ये रिएक्टेंट दोनों है तो रिएक्टेंट का वेट निकला 20.218 ग्राम। बिफोर मिक्सिंग रिएक्टेंट का वेट ले लिया, फिर क्या किया, बिकर बी से बैरियम क्लोराइड सोल्यूशन को बिकर ए में डाला, मिक्स किया और बिकर बी को वहीं रख दिया, क्योंकि बिकर में भी कुछ वाल में लगा होगा ना सोल्यूशन, उसका वेट फिर रिड्यूस हो जाएगा, इसलिए वही बिकर को, खाली बिकर को वही रखना है। देखो एक व्हाइट प्रेसिपिटेट हुआ रिएक्शन होने के बाद और फिर हमने ऑब्जर्व किया वेट कितना आया, 20.217, 20.218 था, 20.217 आया, सिंपल सेम, ऑलमोस्ट सेम आया वेट, बिफोर द रिएक्शन, आफ्टर द रिएक्शन सेम आया।
तो ये भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ओबे कर रहा है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास समझ में आ रहा है। मैं बहुत सारे एग्जाम्पल लेके समझाया। पहले वाटर का एग्जाम्पल लिया, फिर तुम्हारे बुक में दो एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसका एग्जाम्पल एग्जाम्पल 9.1 9.2, ये दोनों प्रॉब्लम सॉल्व किया। फिर फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल, फिर विनेगर बेकिंग सोडा का एग्जाम्पल, फिर ये बैरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फर का एग्जाम्पल। बहुत सारे एग्जाम्पल लेके हम लोगों ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास डेमोन्स्ट्रेट किया, समझा कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के साथ इक्वल होता है, और ये हर एक रिएक्शन में अप्लाई होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखो ये तो क्वेश्चन दिया हुआ है, a student burns 10 gram of ethanol in an open beaker. After the reaction, no residue is left in the beaker. Does this mean law of conservation of mass is violated? Explain. इसको एक्सप्लेन करना है। देखो ये बर्न किया 10 ग्राम इथानॉल, जब इथानॉल का बर्न करेगा तो इथानॉल का रिएक्शन होगा, बर्निंग मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा, तो कुछ ना कुछ तो गैस निकलेगा ना। वो गैस कहाँ जाएगा? ये ओपन वेसल में लिखा है, ओपन बीकर में रिएक्शन कर रहा है, तो ओपन बीकर में रिएक्शन कर रहा है मतलब गैस तो उड़ जाएगा। गैस उड़ जाएगा तो इथानॉल रहेगा क्या? सारा का सारा इथानॉल तो वापोराइज हो जाएगा ना। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्यों वायलेट हुआ? वायलेट तो नहीं हुआ यहाँ पे ना, वो उड़ गया। हमको क्लोज कंटेनर में रिएक्शन करना चाहिए था, फिर गैस का जो वेट होता, वजन होता, वो हम निकाल पाते। तो यहाँ पे वायलेट नहीं हुआ, ये हमारा गलती था, स्टूडेंट का गलती था कि वो ओपन वेसल में रिएक्शन किया। फिर दूसरा क्वेश्चन है, व्हेन 20 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स कंप्लीटली विथ 160 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, जब 20 ग्राम हाइड्रोजन 160 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो कितना वाटर फॉर्म होता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? सिंपल, पहले इक्वेशन लिखना है 2H2 प्लस O2 2H2O, फिर रिएक्टेंट का रेशियो, प्रोडक्ट का रेशियो देख के करना है। ये मैं तुम्हारे ये होमवर्क दे रहा हूँ, इसका आंसर करके तुम कमेंट बॉक्स में बताना। अब चलिए दूसरे लॉ पढ़ते हैं। दूसरा लॉ क्या है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। तो लाभोइजर के बाद एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम है एल प्राउस्ट जोसेफ प्राउस्ट जोसेफ लुइस प्राउस्ट, फ्रेंच केमिस्ट। इन्होंने दिया था लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। अकॉर्डिंग टू हिम, chemical compounds always contain elements in a fixed ratio by mass। तो जो केमिकल कंपाउंड होते हैं वो, उनके अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो फिक्स्ड रेशियो में होते हैं, फिक्स प्रोपोर्शन में होते हैं। ये किसने बोला? जोसेफ लुइस प्राउस्ट ने। और उसी लॉ को बोला जाता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, और समटाइम्स प्राउस्ट लॉ भी बोला जाता है, क्योंकि प्राउस्ट ने दिया था इसलिए प्राउस्ट लॉ बोला जाता है। इसका भी एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है वाटर का। एक केमिकल कंपाउंड है वाटर, समझ में आ रहा है? तो वाटर में जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है वो कौन से रेशियो में है? अगर मैं वाटर की बात करूं, H2O, यहाँ पे दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का मास एक होता है, दो हाइड्रोजन का मास होता है दो, और एक ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन का मास होता है 16। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो कितना आएगा? 1:8। कितना आएगा? 1:8। तो वाटर में हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन कितना रेशियो में है? 1:8 रेशियो में है। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट मास ये बोलता है कि हम वाटर कहीं से भी ले जाए, चाहे तालाब का वाटर ले, चाहे ट्यूबवेल का वाटर ले, चाहे एक्वागार्ड का वाटर ले जाए, दुनिया के किसी भी कोने से वाटर ले आए,
उसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होगा उनका रेशियो 1:8 ही होगा, फिक्स्ड रेशियो होगा। ये है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। और एक एग्जांपल लेकर समझाऊं। सपोज हम लोगों ने ले लिया कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे दो एलिमेंट है, एक कार्बन है और दूसरा ऑक्सीजन। एक कार्बन और दो ऑक्सीजन। एक कार्बन का मास कितना है? 12। और दो ऑक्सीजन का मास कितना है? एक ऑक्सीजन का मास होता है 16, दो ऑक्सीजन का मास होता है 32। तो कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना है? 12:32। तो इसको अगर और सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा? 3:8। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें जो कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो है कितना है? 3:8, 3:8। तो दुनिया की किसी भी कोने से कहीं से भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले आओ, उसमें जो कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो होगा वो कौन सा रेशियो में होगा? 3:8 रेशियो में होगा। ये है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। और एक एग्जांपल लेके समझाऊं। सपोज हमने ले लिया सोडियम क्लोराइड NaCl। इसमें सोडियम का मास कितना है? 23। और क्लोरीन का मास कितना है? 35.5। तो नमक कहीं से भी ले लो, दुनिया में कहीं से भी नमक ले लो, उसमें जो सोडियम और क्लोरीन का रेशियो होगा 23:35.5। ये है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। किसी भी कंपाउंड में जो दो एलिमेंट होंगे वो एक फिक्स्ड रेशियो, फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होंगे। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन समझ में आ रहा है? एक एग्जांपल भी दिया हुआ है तुम्हारे बुक में, एग्जांपल 9.3। क्वेश्चन दिया हुआ है सोडियम क्लोराइड NaCl कंटेंस सोडियम एंड क्लोरीन इन द मास रेशियो 23:35.5। तो सोडियम क्लोराइड NaCl में जो सोडियम और क्लोरीन होता है वो 23:35.5 मास रेशियो में है। इफ 46 ग्राम ऑफ सोडियम reacts completely, how much chlorine is needed to form NaCl? देखो 23 ग्राम सोडियम 35.5 ग्राम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है। तो ये बोला अगर 46 ग्राम, तो 46 ग्राम मतलब 23 का डबल। 23 में दो अगर मल्टीप्लाई करें तो 46 होगा। तो अगर सोडियम का मास डबल हो जाएगा तो क्लोरीन का मास भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। तो जो 35.5 है उनमें उसमें अगर 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा? 71 ग्राम। तो 46 ग्राम सोडियम लेंगे तो वो 71 ग्राम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड बनाएगा। फिक्स रेशियो होता है। अगर पहला वाला एलिमेंट को डबल कर दिया तो दूसरा वाला एलिमेंट को भी डबल करना पड़ेगा। सिंपल। समझ में आ रहा है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन? और एक एग्जांपल समझते हैं। देखो और एक क्वेश्चन देखो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन का। दिया हुआ है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन combine in a mass ratio of 1:8 to form water. If you have 6 gram of hydrogen gas, what mass of oxygen gas is required to react completely with it to form water? जो वाटर में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है वो कौन से रेशियो में होता है? 1:8 में होता है। तो अगर 6 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा तो 6 ग्राम हाइड्रोजन कितने ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वाटर बनाएगा? तो सिंपल, रेशियो 1:8। तो अगर हाइड्रोजन 6 हो गया तो ऑक्सीजन कितना होगा? इंटू 6 कर देंगे तो 8 में 6 मल्टीप्लाई कर देंगे, एक में 6 मल्टीप्लाई कर देंगे हाइड्रोजन में तो ऑक्सीजन में भी 6 मल्टीप्लाई होगा। तो 8 × 6 कितना होगा? 48 ग्राम। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन 48 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंप्लीटली रिएक्शन करके वाटर बनाएगा। ये हो गया लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। तो बच्चों
आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? दो बहुत इंपॉर्टेंट लॉज पढ़े हम लोगों ने। एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो दिया था लावोइसियन ने, जिनको फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री बोला जाता है। और पढ़ा लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रपोर्शन जो दिया था जोसेफ लुइस प्राउस्ट। अगर कोई डाउट है तुम कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगले क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी।